वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस पी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री पर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर फर्स्ट यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनमें हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 14 यानी मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, यानी ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है केमिस्ट्री की, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द लीस्ट टेंडेंसी फ्रॉम द कंपाउंड। मतलब कि इनमें से कौन सी दुर्लभ गैस की यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम रहती है, यानी इनमें से किस गैस में यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे कम है। ऑप्शन दिया गया है हीलियम, नियान और क्रिप्टॉन और एक्सई। इन चार ऑप्शनों में आपको सही आंसर का चूज करके उसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हीलियम। इसका कारण यह है कि हीलियम जो है उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी अधिक होती है, इसलिए हीलियम में यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3। ऑप्शन है बी ए, ऑप्शन बी है एल, ऑप्शन सी है जी और ऑप्शन डी है टी। इसमें कहा गया है, ये प्रश्न कह रहा है कि इन एलिमेंट में जिसका ऑक्सीडेशन +1 है उसका स्टेट जो है वो +3 से अधिक क्यों होता है, या किस तत्व का 3 जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फर्स्ट है, यानी उसका स्टेबल वो किसके स्टेबल के बराबर हो जाएगा, यानी 3+। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थैलियम। थैलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन इसका स्टेबल होता है, यानी +3 के बराबर होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवाज़ यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं तो प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करिए। और अदर यूनिवर्सिटी के लिए जिनमें OMR सीट द्वारा पेपर कराया जाता है उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जितने भी लोग हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप सबको फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री की क्लास आप लोग को मिलेगी। ठीक है, और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज केमिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, इसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है ईच ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयन इज फेवरेटेड बाई। मतलब दिया गया है इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान किस में अधिक होता है। ऑप्शन ए है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इनिशियल पोटेंशियल, या लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, या टिगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टिगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। इस वीडियो का आपको PDF भी मिल जाएगा, जिसके लिए आप टेलीग्राम पर SP स्टडी चैनल 1 सर्च करेंगे, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वहां से लिंक पे जा करके और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें से किसका निर्माण हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन ए दिया गया है मीथेन, बी दिया गया है पानी और सी है NaCl और डी दिया गया है CHCl3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पानी का निर्माण हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है H2O। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द शेप ऑफ सल्फेट आयन इज। सल्फेट आयन का शेप कैसा होता है, आपको बताना है इसमें कि सल्फेट आयन का जो है शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल
या स्क्वायर प्लेनर या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या हेक्सागोनल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा, जिनमें आप सभी के प्रश्न यानी सभी के इस क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर आने चाहिए। दोस्तों इस वीडियो यानी आपको यह वीडियो कैसी लग रही है, इसको आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोग अपनी राय जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेट्राहेड्रल, यानी सल्फेट आयन का जो है शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। चलिए इसलिए ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे ऑप्शन 6 पर। एल्कली मेटल कंटेन, यानी एल्कली मेटल जो है वो क्या कंटेन करता है? एल्कली मेटल अपने साथ क्या कंटेन करता है? तो ये मतलब इसका मतलब हो गया क्षारीय धातु। क्षारीय धातु में क्या होता है? क्षारीय धातु में क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्कली मेटल, मतलब एल्कली मेटल जो है उनको कहा जाता है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु में क्या होता है? यानी 3 वैली इलेक्ट्रॉन होती है, या 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्षारीय धातु में, क्षारीय धातु के लास्ट सबसेल में NS1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन संयोजक या संयोजक इलेक्ट्रॉन क्षमता जो होती है इन सबसेल में सबसे अधिक होती है। और इसलिए जिनके यानी जिन क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सबसेल में जिनके लास्ट सबसेल में NES1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्षारीय धातु की संज्ञा में रहते हैं, या इनको हम संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। इनको हम संयोजक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो आप लोग को पता करना है कि किसके सबसेल में जो है 3 यानी NES1 इलेक्ट्रॉन जिसके सबसेल में होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। तो ऑप्शन में दिया गया है 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके पेयर में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो होते हैं, या 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, या 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, या 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिनके सबसेल में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो एल्कली अर्थ मेटल के कंटेन करेंगे, एल्कली अर्थ मेटल। और यहाँ पर बात क्या हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एल्कली मेटल्स की, यानी क्षारीय धातु की। तो आपको पता है क्षारीय धातु के सबसेल में यानी लास्ट सबसेल में NES1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है, यानी 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इस प्रश्न में पूछा जाए एल्कली अर्थ मेटल तो आपको क्या होगा? यानी 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे एल्कली अर्थ मेटल पूछा जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसके सबसेल में NES1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ऑप्शन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल शो प्रॉपर्टी सिमिलर टू एल्यूमिनियम? शो प्रॉपर्टी टू एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 7, यानी इनमें से एल्केलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम के साथ क्या प्रदर्शित करती है, या कौन सा धातु या कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिया गया है BE, ऑप्शन बी है CA, ऑप्शन सी है CSR और ऑप्शन डी है BA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी BE इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्साइटेड बाय नाइट्रोजन इज, यानी कि नाइट्रोजन द्वारा दिखाई जाने वाली अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यानी अधिकतम इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी +3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड यानी HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr एंड HI यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड
बाय वेरीज एस, यानी कि हाइड्रोजन अम्ल की शक्ति का क्रम क्या है। हाइड्रोजन अम्ल की शक्ति का क्रम क्या है, तो इस शक्ति का क्रम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनका क्रम हमको इसमें लगाना है, और ये पूछा जाता रहता है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 2018 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये 2018 में पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है, इस बार भी ये प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए आप ये प्रश्न ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको इनमें हाइड्रोजन अम्ल की शक्ति का प्रक्रम लगाना है, इस शक्ति का क्रम लगाना है। तो सबसे पहले आप इनके क्रम को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड, यानी सबसे पहले आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, ये इनका क्रम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू MOT द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल इज। इसका आंसर आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि हाइड्रोजन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एसिड, यानी हाइड्रोजन एसिड के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अकॉर्डिंग टू MOT द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल इज। आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अकॉर्डिंग टू MOT द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल इज 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज। इनमें से इनऑर्गेनिक बेंजीन कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जा सकता है आपके प्रश्न में। ऑप्शन दिया गया है B3N3O3, ऑप्शन बी दिया गया है B3N3H6, ऑप्शन सी है B3N3H9 और ऑप्शन डी है B3N3H12। इनमें से आपको सही आंसर चूज करके बताना है इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी तो आपको केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। इसके बाद में आप इस यूट्यूब चैनल पर यानी SP स्टडी पॉइंट पर आपको आपकी थ्योरी की क्लास चलेगी, जिनमें आपके डाउट क्लास होंगे। आप लोग कमेंट में अपने डाउट क्लियर करते रहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट करिए। और सबसे पहले इसके बाद में हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा देंगे, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। यानी कि आपको इतना MCQ करवा देंगे जो आप केवल आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है और उसके बाद में आकर के SP स्टडी पॉइंट पर आपको MCQ लगाना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करने हैं। इसके साथ साथ मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा, मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी या आपके प्रैक्टिस में आने वाले एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, जिससे आपके नंबर गेनिंग के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आप SP स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे इस चैनल पर क्लास रेगुलर करिए। क्लास का टाइम हमने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका टाइम ले सकते हैं और वहाँ से आप क्लास डेली देख सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को, यानी सब्सक्राइब जब करेंगे आप लोग तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन का बेल आपको प्राप्त हो सके, जिससे आप क्लास का पता कर सके। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पूछा गया था इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा B3N3 और H6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, यानी सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द सेंट्रल एटम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, यानी सेंट्रल एटम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज, इट्स ज्योमेट्री वुड बी। यानी NH3 अणु के
केंद्रीय परमाणु में इसकी ज्यामिति क्या होगी। NH3 अणु के केंद्रीय परमाणु में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की यानी sp3 संकरण की ज्योमेट्री कैसी होगी, यानी ज्यामिति क्या होगी, इसको आपको बताना है। टेट्राहेड्रल होगी कि ऑक्टाहेड्रल होगी या ट्राइगोनल होगी या ट्राइगोनल पिरामिडल होगी। जल्दी से इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया है पोलराइजिंग पावर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आयन इज रिलेटेड टू। आप इसका आंसर करेंगे, यानी कहा गया है कि फजन्स रूल के अनुसार हमें बताया गया है कि यानी पोलराइजिंग पावर एंड प्रोबेबिलिटी के आयन जो है वो रिलेटेड किससे हैं, फजन्स रूल से। फजन्स रूल से क्या संबंधित है, पोलराइजिंग एंड प्रोबेबिलिटी, ये फजन्स रूल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, द क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl आयन इज CsCl क्रिस्टल इज, यानी CsCl क्रिस्टल में Cl आयन की पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि सबसे पहले हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है द क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर Cl आयन, यानी CsCl क्रिस्टल में Cl आयन की क्रिस्टल उपसंयोजक संख्या क्या है, उपसंयोजक संख्या हमको ज्ञात करनी है। और किसकी ज्ञात करनी है, क्लोरीन की, और किसके अंतर्गत, CsCl क्रिस्टल के अंतर्गत। अब आपको बतानी है कि इनकी संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर आप लोग करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8 होगी। क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार Cl आयन में CsCl क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, दिया गया है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बोरान इज, या बोराजीन इज, पूछा गया है कि बोराजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, बोराजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी हमें बताना है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। कितनी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी पाई बॉन्ड की संख्या किस में पाई जाती है, बोराजीन में कितनी पाई जाती है, 3 पाई जाती है, इसलिए किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के इस श्रेणी क्रम में यानी हमने लगभग इस चैप्टर के यानी फर्स्ट और सेकंड यूनिट के लगभग 500 MCQ इनऑर्गेनिक से हमें कराना है, जिसके श्रेणी क्रम में आज का हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट था, जिनमें हमने आज 15 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी अवध यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जिन भी यूनिवर्सिटी में, जिन भी कॉलेजों में OMR सीट द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यानी MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी जिन भी कॉलेजों में या जिन भी यूनिवर्सिटी में MCQ टाइप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अवध यूनिवर्सिटी वालों स्टूडेंट के लिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से 10 प्रश्न जो हैं वो रिपीटेड प्रश्न हैं। 2 वर्षों में आपके यूनिवर्सिटी में 2 वर्षों में इनमें से 10 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 5 प्रश्नों को हमने आपके सिलेबस से चुना है, और कुल मिला के आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। कल से हम आपकी प्रैक्टिस सेट संख्या यानी 50 क्वेश्चनों पर, यानी हर एक प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसका आप PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च करेंगे SP स्टडी चैनल 1, आपको सर्च करना है और वहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है चैनल को। या आप दूसरे विधि से, यानी कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमें आशा है कि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हुए होंगे, और
आप इस वीडियो में अपनी राय ज़रूर देने की प्रयास करेंगे, यानी आपका विचार इस वीडियो के बारे में कैसा है, आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा। आप लोग इन सब की चर्चा आप कमेंट बॉक्स में करेंगे ज़रूर और हमें बताने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर हमसे इसमें कोई दिक्कतें होती हैं तो आप सबकी दिक्कतों का निवारण हम कर सकें। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और हमें आशा है कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत कारगर साबित होगी आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, यानी 2022 के लिए। ठीक है, तो बने रहिए SPS स्टडी पॉइंट के साथ और क्लास को रेगुलर आप लोग करेंगे। जो भी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं वो कृपया करके क्लास डेली कोशिश करें कि MCQ प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, और आप पेंसिल यानी पेन और कॉपी लेकर बैठिए। उनमें आप तुरंत जो भी इम्पोर्टेंट आपको बताया जाए वो आप वहाँ से नोट कर लीजिए और उनके आंसर देने की सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकें तुरंत। ठीक है, तो आप लोग को हमने ये सारी जानकारी दे दी है और चलते चलते आपको ये बता दें कि आपका पेपर जो है सेमेस्टर वाइज होगा, यानी अवध यूनिवर्सिटी पेपर क्या कराएगी, 2 सेमेस्टर में कराएगी। फर्स्ट ईयर का पेपर अब फर्स्ट और सेकंड में होगा, यानी 2 सेमेस्टर में होगा। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, जैसा कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट में 2 यूनिट के प्रश्न जो हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर से पूछे जाएंगे और थर्ड और फोर्थ यूनिट के जो हैं वो आपके सेकंड सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छी बात है। इससे आपका नॉलेज और आपकी तैयारी कैसी इसका पता लगेगा। ठीक है, तो आपका पेपर अक्टूबर के महीने, अक्टूबर या नवंबर में पड़ सकता है। ये मान के चलिए दिसंबर में आपका पेपर होगा, ये मानकर चलेंगे आप लोग। दिसंबर में अवध यूनिवर्सिटी अगर करवाती है सेमेस्टर वाइज, अभी कोई नोटिफिकेशन, कोई एकदम से लिखित नोटिफिकेशन नहीं आया है या कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, बस केवल आपको नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा आया है कि आपका पेपर जो है वो सेमेस्टर वाइज कराया जाएगा। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं और आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाए हर चैप्टर से। जितने भी MCQ बनते हैं आपके हर एक चैप्टर से, उन सब को हम एक एक करके करवाएंगे, यानी एग्ज़ाम में कहीं से भी पेपर बने उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो पेपर यानी वो प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।